हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में। हमारे इंडिया में टोटल 32 एलिफेंट्स रिजर्व्स हैं। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं वो डिटेल में बात करेंगे। देन सेंट्रल ने कौन कौन से स्कीम लॉन्च किए हैं एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 1992 में ये लॉन्च हुआ था और यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका जो एम है ना, ये सिर्फ था कि ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करना है एंड जो एलिफेंट है उसको हैबिटेट, परमानेंट हैबिटेट प्रोवाइड करना है। ये इसका मेन काम था। अब अगर मैं इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो देखो, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर सके। जो एलिफेंट्स हैं, अगर हम रिजर्व बना देंगे कहीं पर भी, तो वहां पे जो एलिफेंट होंगे लॉन्ग टर्म तक वहां पे सरवाइव कर सकते हैं एंड जो फिर मेन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है उस चीज से बचा सके एंड साइंटिफिक तरीके से उसको और डेवलप कर सके, उनका जो कंजर्वेशन है उन सब चीजों को, देन उसको मैनेज कर सके। फिर उनका जो पोचेस होते हैं ना, पोचर्स होते हैं ना, उसको प्रोटेक्ट कर सके। इलीगल ट्रेड होता है उनका, ये सब चीजों के लिए प्रोटेक्ट कर सके और इकोलॉजिकली रीस्टोर कर सके उनके नेचुरल हैबिटेट्स को एंड उनके जो हेल्थ केयर और ब्रीडिंग है ना, इन सब चीजों पे हम लोग ध्यान रखें। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब अगर मैं प्रोटेक्टेड लिस्ट की बात करूं तो शेड्यूल फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड साइट्स आपके कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना, अगर इनके अकॉर्डिंग बात करूं तो इंडिया में एलिफेंट पॉपुलेशन 2012 में 31,368 था एंड 2017 में 27,312 था। ये आपके 2012 में ज्यादा था और उससे भी पॉपुलेशन क्या हुआ, कम हो गया 2017 में। अब जो 2010 में आपका एलिफेंट इज ए नेशनल हेरिटेज एनिमल के अंडर में रखा गया, हेरिटेज हेरिटेज एनिमल के अंदर, ठीक है। और अभी करेंट 32 रिजर्व्स हैं पूरे इंडिया में एंड जो फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है ये आपका सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है, झारखंड में वहां है, ठीक है। और अभी करेंट 2020 तक आपका जो एलिफेंट पॉपुलेशन है अप्रोक्स 30,000 तक है। अब जो ये आपके पूरे 32 जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, ये एक एक करके मैं ना इसको डिटेल में बात करूंगी आगे। फिर जो बिगेस्ट थ्रेड है एलिफेंट के लिए वो कौन कौन से हैं, उनके जो हैबिटेट है वो क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। फिर जो पोचिंग हो रहा है उनका कैप्चरिंग कर रहे हैं, इलीगल ट्रेड कर रहे हैं। फिर आपके जो मैन एंड एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये, फिर कोल माइनिंग, इन सब क्या है उनके लिए बिगेस्ट थ्रेड है, जिनके वजह से जो आपके एलिफेंट है ना उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। तो इसीलिए हमने एलिफेंट रिजर्व्स बनाया ताकि इन सब चीजों को हम ध्यान रख सके। अब ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में, और ये उस टाइम पे आपके 16 स्टेट पे एप्लीकेबल था और उस टाइम 101 एलिफेंट कॉरिडोर पूरा स्प्रेड था 12 स्टेट में, जिसमें से 65% जो कॉरिडोर था ना वो साउथ एरिया में था और वो पूरा प्रोटेक्टेड था अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड था पूरा रिजर्व फॉरेस्ट में। 90% इन सेंट्रल इंडिया जॉइंटली अंडर फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, ओनली 10% कंप्लीटली अंडर फॉरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ 10% है जो कि पूरा आपका फॉरेस्ट के अंडर में है, पूरा मतलब कंप्लीटली फॉरेस्ट के अंडर में। रिसेंट में आपके 88 कॉरिडोर्स हैं। अब 88 कॉरिडोर्स में आपके जो 20 हैं वो साउथ इंडिया में है, 12 है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, देन आपके 20 सेंट्रल इंडिया में है, 14 वेस्ट बंगाल में है एंड 22 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। तो वो सब आपके कॉरिडोर्स हैं। अब आपके जो क्या हुआ था कि पूरे 13 कंट्रीज ने मिल करके एक माइक प्रोग्राम बनाया था। माइक प्रोग्राम आपका मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। तो ये है आपका माइक प्रोग्राम। अब 13 कंट्रीज कौन कौन से हैं आपके? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये आपके पूरे 13 कंट्रीज है जिन्होंने मिल करके ये माइक प्रोग्राम बनाया था। और इन 13 कब बनाया था? 2003 में बनाया था। और इनके जो कितने हैं आपके टोटल 28 साइट्स हैं। 28 साइट्स में मतलब पूरे जो 13 कंट्रीज है उसमें 28 साइट्स हैं, जिसमें से आपके जो 10 है ना, 10 साइट्स वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। 10 साइट्स इंडिया में। अब वो 10 साइट्स कौन कौन से हैं आपके, ये देखो। सबसे फर्स्ट आपका चिरांग रिपू, ये आपका असम में है। फिर आपका दिहांग पटकाई
आपका दिहांग पटका ये आपका असम में है। फिर ईस्टर्न डोर्स वेस्ट बंगाल, दिमोली अरुणाचल प्रदेश, गारो हिल्स मेघालय, फिर मयूरभंज ओडिशा, मैसूर कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड एंड वायनाड केरला। ये आपके जो 10 साइट्स हैं ये आपके माइक प्रोग्राम में ऐड है। ठीक है, ये आपके पूरे 10 साइट्स है, कहाँ कहाँ पे हैं ये पूरे इसके लोकेशन है। फिर देखो हाथी मेरा साथी, ये कैंपेनिंग किया गया था। ठीक है, ये कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट अंडर फॉरेस्ट। पार्टनरशिप किसके साथ था? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप था। इसमें क्या हुआ था? एलिफेंट 8। ठीक है, E8 कंट्रीज। अब इसमें E8 कंट्रीज है, मतलब एलिफेंट 8। ये आपका मिनिस्ट्रियल मीटिंग था, कहाँ पे हेल्ड था? दिल्ली में 24 में 2011 में। अब E8 कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, ये सब पूरे E8 कंट्रीज थे। ये सब मिल करके मीटिंग किए थे। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये लोग क्या बात किए थे, जो एलिफेंट और जो ह्यूमंस है ना, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है ना वो डेवलप करने के लिए। ठीक है, ताकि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो ना हो। ठीक है, फिर एक एक करके जो सेंट्रल ने जो एलिफेंट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ जो प्रोग्राम्स थे उनको लॉन्च की, जिसमें से एक था गज्जू। इसमें क्या क्या फोकस किया गया, मतलब बहुत सारे टारगेट्स फोकस किए। जो ऑडियंस ग्रुप थे, जैसे कि मान लो कोई आपका एलिफेंट रिजर्व है, तो उसके आसपास में जो भी सेटलमेंट्स हैं वहां के लोगों को, जो आपके एलिफेंट के आसपास में रहते हैं वहां के लोगों को क्या किया, जो लोकल लोग हैं नियर एलिफेंट हैबिटाट, तो वहां पे वो लोगों को ना कुछ कुछ मतलब कि उनको ना ऑर्डर दिया गया कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। वहां पे पॉलिसी मेकर्स थे, वहां पे पॉलिसी बनाते बनाते थे, ताकि आपके जो एलिफेंट है ना उनको वो क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड कर सके सब तरफ। ठीक है, ताकि आपका जो ह्यूमन और जो एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सब हो रहा है वो ना हो। फिर एक आपका एलिफेंट टास्क फोर्स बनाएगा। अब एलिफेंट टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ जो इलीगल ट्रेड होते थे, किलिंग होता था एलिफेंट्स का, तो इन सब रीजंस की वजह से एलिफेंट टास्क फोर्स बनाया गया। तो एलिफेंट टास्क फोर्स कौन बनाया था? देखो सबसे पहले जो गवर्नमेंट क्रिएट किया था एलिफेंट टास्क फोर्स 2010 में, और हेडेड बाय वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर महेश रंगराजन थे। ये बनाए थे, और भी बहुत सारे मेंबर्स थे इसमें। और इनका क्या काम था? सिर्फ और सिर्फ कंजर्व करना, एलिफेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान देना। कहीं पर जो एलिफेंट्स का है जो कॉरिडोर्स, अभी कॉरिडोर्स पूरे बना दिया गया है, नहीं तो बहुत सारे एलिफेंट्स थे जो रोड एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारे एलिफेंट मरे। तो इन सब चीजों को पूरा ये लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो द वर्ल्ड एलिफेंट डे कब था? 12 अगस्त को था। अब इसका एम क्या है? जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड करना। किसको कंजर्व करना है? इनको कंजर्व एंड प्रोटेक्शन देना है। जो भी हमारे लैंड पे, जो हमारे अर्थ पे जो लार्जेस्ट मैमल है, इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये पूरा अवेयरनेस फैलाना है। ये था इनका एम। अब जो एशियन एलिफेंट है 3 सब स्पीसीज। अब इनके 3 सब स्पीसीज है जो एशियन एलिफेंट है। कौन कौन से? इंडियन हो गया, फिर सुमत्रान हो गया, फिर श्रीलंकन हो गया, ये आपके। और इनका ग्लोबल पॉपुलेशन है ना एस्टिमेटेड 20,000 to 40,000 तक इनका ग्लोबल पॉपुलेशन है। अब जो आपका जो इंडियन सब स्पीसीज है ना, ये आपका वाइडेस्ट रेंज है। और यहाँ पे देखो इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा एलिफेंट है। आपका कम से कम अराउंड 28,000 एलिफेंट है ना, वो आपके इंडिया में ही है। उसमें से जो 25% है ना वो आपके कर्नाटका में। अब देखो टोटल आपका वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन कितना है? 20,000 to 40,000 तक ग्लोबल पॉपुलेशन है, जिसमें से आपका 28,000 पूरा वो इंडिया में है। तो बहुत ही ज्यादा है इंडिया में। अब IUCN रेड लिस्ट स्टेटस कौन सा मिला है इसको? इंडेंजर स्पीसीज का मिला है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है। अब जो अफ्रीकन एलिफेंट है, तो अफ्रीकन एलिफेंट का टू सब स्पीसीज है। कौन कौन सा? एक है आपका सवाना एलिफेंट एंड सेकंड है आपका फॉरेस्ट एलिफेंट। और इसका टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन अराउंड कितने हैं? 4 lakhs इसका ग्लोबल पॉपुलेशन है। और इसको IUCN रेड लिस्ट स्टेटस कौन सा मिला है? वल्नरेबल मिला है। आपका अर्ली जुलाई 2020 में क्या हुआ था? बोस्वाना में ना, साउथ अफ्रीका में हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स की डेथ हुई थी वहां पे। ठीक है, तो ये जो IUCN रेड लिस्ट है ना स्टेटस में इसका वल्नरेबल रखा गया है। अब देखो जो एलिफेंट है वो ह्यूमंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है?
तो ह्यूमंस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो एलिफेंट्स होते हैं ना उनका बहुत नोमैडिक बिहेवियर होता है, ठीक है। और वो सीजनल या डेली क्या होते हैं ना, माइग्रेशन करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। वो कहीं भी एक जगह नहीं रहते, वो मूव करते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जैसे कि फर्स्ट आप देखो लैंडस्केप आर्किटेक्ट, तो इसमें क्या होता है कि जो एलिफेंट्स होते हैं कहीं से माइग्रेट कर रहे हैं, कहीं से मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जिस फॉरेस्ट से मूव करेंगे वहां पे जो छोटे छोटे लिप्स होते हैं, फिर या फिर बड़े भी पेड़ पौधे जो भी होते हैं, उनको वो लोग क्लियर करते जाते हैं। क्लियर करते जाते हैं तो क्या होता है कि रीजनरेट होता है, फिर नए पेड़ पौधे उगते हैं। और जो भी बड़े पौधे होते हैं, जो उसके जस्ट नीचे छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो वो ग्रोथ नहीं कर पाते सिर्फ और सिर्फ उनके कारण, तो वो जब ऊपर से पूरा क्लियर कर देते हैं तो जो छोटे पौधे नीचे के होते हैं ना, वो भी अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। फिर आपका सीड डिस्पर्सल, अब सीड डिस्पर्सल्स में क्या होता है, जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो जैसे कि प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट सीड्स ये सब क्या करते हैं, खाते जाते हैं, और ये लोग सीड्स है ना उसको निकालते हैं, ठीक है। रिलीजिंग द सीड्स, मतलब वो लोग सीड्स को रिलीज भी करते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे जाते हैं ना, तो वो लोग सीड्स रिलीज करते जाते हैं। देन फिर उनके जो बहुत बड़े बड़े जो बड़े लेग्स होते हैं, पूरे पैर होते हैं ना नीचे के, तो उसमें क्या होता है, सीड्स फीड्स चिपक जाता है। तो वो एक जगह से दूसरे जगह जब मूव करते हैं ना, तो सीड्स भी उनके साथ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स के स्पीसीज होते हैं ना, वो दूसरे साइड भी स्प्रेड होते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये चीज भी। फिर आपका न्यूट्रिशन, अब एलिफेंट डंक होते हैं ना, उनसे ना बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट के लिए, और वो प्लांट्स के लिए अच्छा है। फिर आपका जो वाटर प्रोवाइडर्स है, देखो कोई भी ड्रॉट एरिया है या फिर कोई भी एरिया हो गया, अगर वहां से एलिफेंट क्रॉस हुए हैं, तो उनके जो लार्ज फुटप्रिंट होते हैं ना, उनके लार्ज फुटप्रिंट के कारण वहां पे होल हो जाता है। वो क्या करते हैं कि होल बना देते हैं उनके, मतलब कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे टाइप बन जाते हैं, और जब बारिश होता है ना, तो उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है, उसमें वाटर कलेक्ट हो जाता है। और वो जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं ना, उनके लिए वो अच्छा होता है, वो उनके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, बेनिफिटिंग फॉर स्मॉल क्रिएचर्स। देन आपका फूड चेन हो गया, जो एपेक्स क्रिएचर है लाइक टाइगर्स, वो क्या करते हैं, कभी कभी हंट करते हैं यंग एलिफेंट का, जो बेबी एलिफेंट होते हैं छोटे छोटे, उनका वो हंट करते हैं, और वो उनका फूड चेन होता है। फिर द अम्ब्रेला इफेक्ट, अब अम्ब्रेला इफेक्ट क्या होता है, देखो जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो फ्रीली एकदम मूव करते हैं, और उनको ना लार्ज एरिया चाहिए होता है, फ्रीली मूव कर सके, जहां पर भी रहते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े एरियाज में रहते हैं, ठीक है। और जहां पे वो रहते हैं, वहां पे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, तो वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, वहां पे वो अच्छे से रह सकते हैं, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज होते हैं, और वो इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखो जो आपके थ्री स्पीसीज है ना एलिफेंट के, फर्स्ट आपका एलिफास मैक्सिमस, ये आपका एशियन एलिफेंट है। देन आपका लोक्सोडोंटा, ये आपका लोक्सोडोंटा अफ्रीकन, ये आपका अफ्रीकन बुश एलिफेंट है। फिर आपका लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस, ये आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है। आपके जो 2017 और 18 का डेटा बताती हूँ कि कर्नाटका में 2017-18 में ये आपका 6049 था, कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पॉपुलेशन थे। देन असम में आपका 5719 था, केरला में 3054, तमिलनाडु में 2761, उड़ीसा में 1976, उत्तराखंड में 1839, मेघालय में 1754, देन अरुणाचल प्रदेश में 1614, एंड झारखंड में 679, एंड नागालैंड में 446। ये पॉपुलेशन थे आपके एलिफेंट्स के 2017-18 में। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। जो भी एलिफेंट रेंज है, 10 एलिफेंट रेंज है पूरा, जहाँ पे आपके टोटल जो एलिफेंट रिजर्व्स है, ये आपके 32 एलिफेंट रिजर्व्स है। तो एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप। तो ये आपका साउथ वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड ओडिशा का ये पूरा डिटेल में बात करती हूँ। तो सबसे पहले आपका मयूर झरना। तो मयूर झरना आपका कब लॉन्च हुआ था, मतलब डेट कब आया था, कब बना था ये एलिफेंट रिजर्व, तो ये आपका 24 अक्टूबर 2002 में बना था, वेस्ट बंगाल में है। इसका टोटल एरिया 404 स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। अब फिर सेकेंड है आपका सिंगबूम एलिफेंट रिजर्व। ये आपका 26 सितंबर 2001 में बना था,
और ये झारखंड में है। इसका टोटल एरिया कितना है 4530 स्क्वायर किलोमीटर तक ये पूरा स्प्रेड है। फिर आपका मयूरभंज, ये आपका 29 सितंबर 2001 में बना था, ये ओडिशा में है और इसका कितना एरिया है 3214 किलोमीटर, पूरा 14 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। देन महानदी एलिफेंट रिजर्व, ये आपका कब बना था 2007 ओडिशा में है ये, और ये आपका 1038 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल। फिर आपका संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, तो संबलपुर एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका ओडिशा में है और इसका टोटल एरिया कितना है 427, और ये इसका डेट क्या है 27 मार्च 2002। फिर आपका है साउथ ओडिशा एलिफेंट रिजर्व, तो ये आपका साउथ ओडिशा एलिफेंट रिजर्व, ये आपका ओडिशा में है, टोटल एरिया 4216 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर आपका लेमरू, ये वाला लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, 450 स्क्वायर किलोमीटर में है। देन आपका बादलखोल, ये बादलखोल है आपका, ये कब बना था आपका 15/9/11 में, ये आपका छत्तीसगढ़ में, और इसका टोटल एरिया 1048 स्क्वायर किलोमीटर तक है। तो ये आपके टोटल 9 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जो आपके इस ईस्ट सेंट्रल लैंडस्केप में आते हैं, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। अब मैं सेकंड बात करूंगी कामेंग सोनितपुर में। तो कामेंग सोनितपुर आपका कहाँ है, अरुणाचल और असम में। तो अरुणाचल असम में कौन कौन सा है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ये कब बना था 1906-2002 में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में था 1819 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा स्प्रेड है। फिर सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, आपका सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ये आपका 603 एंड 2003 में बना है, ये आपका असम में है, और ये टोटल कितने एरिया में है 1420 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। अगर मैं थर्ड देखूं ईस्टर्न साउथ बैंक लैंडस्केप, तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले आपका दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, ये आपका 17 अप्रैल 2003 में था, ये आपका असम में है, और इसका टोटल एरिया है 937 स्क्वायर किलोमीटर। एंड आपका फिर है साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, ये आपका 29 फेब 2008 में था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका टोटल एरिया है 1957 स्क्वायर किलोमीटर तक ये पूरा स्प्रेड है। फिर आपका 14 आता है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जो आपका नॉर्थ बंगाल ग्रेटर मानस लैंडस्केप, जो असम एंड वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वेस्ट बंगाल तो कौन कौन सा है आपका चित्रांग, ये आपका चित्रांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जो कि आपका 7 मार्च 2003 में बना था, ये आपका असम में है, और ये कितना 2600 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा स्प्रेड है। फिर ईस्टर्न डोर, ये आपका ईस्टर्न डोर हो गया, ये आपका कब बना है 2808, मतलब 28 अगस्त 2002 में बना है वेस्ट बंगाल में, और ये टोटल कितने एरिया में है 978 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा स्प्रेड है। फिर 16 है आपका काजीरंगा, ये देखो यहाँ पे कौन कौन सा है, काजीरंगा कब्री, ये आपका जो असम एंड नागालैंड है ना, जो लैंडस्केप है वहां पे उस एरिया उस रीजन का है, ठीक है। तो यहाँ पे काजीरंगा सबसे पहले, तो ये आपका 17 अप्रैल 2003 में बना है, ये असम में है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका धनसिरी एलिफेंट रिजर्व, तो ये भी आपका असम में है। फिर आपका इतांकी एलिफेंट रिजर्व, ये आपका नागालैंड में है। फिर आता है सिक्स रेंज पे, कौन सा है, मेघालय लैंडस्केप, ठीक है। तो मेघालय का है पूरा, तो गारो हिल्स, ये आपका गारो हिल्स हो गया 19 नंबर पे, ये 31 अक्टूबर 2001 में बना था, ये मेघालय में है। देन खासी एलिफेंट रिजर्व, ये भी आपके मेघालय में है। फिर आपका 21 कौन सा एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, ये आपका 25 नवंबर 2002 में बना था, इसका टोटल एरिया कितना है 6724 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है, और ये कर्नाटका में है। फिर वायनाड एलिफेंट रिजर्व, तो वायनाड एलिफेंट रिजर्व कब बना था 2 अप्रैल 2002 को बना था, इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर है 1200 स्क्वायर किलोमीटर में ये स्प्रेड है, और ये केरला में है।
फिर आपका है 23 कौन सा है, नीलगिरी। ये कब बना था, 1909-03 में बना था, ये तमिलनाडु में है और इसका टोटल एरिया है 4663, इसका टोटल एरिया है। फिर रयाल एलिफेंट रिजर्व, रयाला एलिफेंट रिजर्व, ये आपका कब बना था, 9 दिसंबर 2003 में बना था, ये आपका आंध्र प्रदेश में है और इसका टोटल एरिया कितना है, 766 स्क्वायर किलोमीटर तक इसका टोटल एरिया है। फिर आपका ये आता है नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व, ये आपका 25 है, नीलांबूर एलिफेंट रिजर्व, ये आपको बना था 2 अप्रैल 2002 को, ये आपका केरला में है, इसका टोटल एरिया 1419 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु में है और ये कब बना था, 1909-03 में और इसका टोटल एरिया 566 है। ठीक है, मीन्स 19 सितंबर 2003 में ये बना था। फिर आपका एट्थ, अगर मैं एट्थ रेंज की बात करूं तो ये आपका तमिलनाडु केरला वाला जो पूरा रेंज है वो है। तो आपका 27th एलिफेंट रिजर्व में कौन सा है, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व। तो ये आपका कब बना था, 19 सितंबर 2003 में बना था, ये तमिलनाडु में है और इसका स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 1457 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। फिर आपका अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व, ये आपका 28 है, ये आपका कब बना था, 2 अप्रैल 2002 में और ये कहाँ है, केरला में है। इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 3728 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये स्प्रेड है। फिर आपका है पेरियार, ये आपका 29 एलिफेंट रिजर्व, पेरियार एलिफेंट रिजर्व, ये कब बना था, 2 अप्रैल को बना था 2002 में और ये कहाँ है, केरला में है और ये आपके 3743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा स्प्रेड है। फिर आपका कौन सा आता है, ये आपका 30 नंबर का है, श्रीविल्लिपुतूर एलिफेंट रिजर्व, ये आपका 19 सितंबर 2003 में बना है, ये तमिलनाडु में है और इसका टोटल एरिया कितना है, आपका 1214 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। फिर आपका है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ये आपका उत्तराखंड में है, ये 28 अक्टूबर 2002 में बना है और इसका टोटल स्क्वायर किलोमीटर है 5405 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा स्प्रेड है। फिर आपका उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व मतलब उत्तर प्रदेश में है और ये कब बना है, 9 आपका 9 सितंबर 2009 में बना है और ये उत्तर प्रदेश में, इसका टोटल एरिया कितना स्प्रेड है, 744 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा स्प्रेड है। तो ये आज कंप्लीट हो गया पूरा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो 14 सा क्या हो रहा है।